बहुत समय पहले की बात है। गर्मी का समय था। रामपुर नामक गांव में दो मजदूर रहते थे। एक का नाम था रामलाल और एक का नाम था रघु। दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु आर्थिक स्थिति बुरी होने के कारण मजबूरन दोनों को मजदूरी का सहारा लेना पड़ा। पर मजदूरी करके दोनों मित्र दो समय का भोजन तो खा ही सकते थे, इसलिए दोनों ही अपने काम से संतुष्ट थे। दोपहर का समय था। रघु और रामलाल कुछ मजदूरों के साथ कड़ी धूप में खेत का काम कर रहे थे। कुछ मजदूर खेत की मिट्टी उठा रहे हैं तो कुछ मिट्टी खोद रहे हैं। धूल भरी हवा में सूरज की रोशनी चमक रही है। माथे पर मेहनत की लकीरें और बदन से पसीना टपक रहा था। और तभी रघु रामलाल से बोला, भाई रामलाल, इतनी मेहनत करने से क्या मिलेगा? रोज वही धूप में जलना, मिट्टी में खेलना और दिन के आखिर में कुछ चंद पैसे। रामलाल बोलता है, मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। और ईमानदारी से कमाए हुए पैसों की तो बात ही कुछ और होती है। रघु हंसता है। उसकी हंसी में हल्की हिकारत होती है। हा हा हा, अरे भाई, तुम इस ईमानदारी के चक्कर में ही भूखे मर जाओगे। रामलाल मुस्कुराता है पर कुछ नहीं कहता। वो फिर से मिट्टी खोदने में लग जाता है। सभी को काम करते करते दोपहर हो गई थी और सभी अपना दोपहर का भोजन करने जाते हैं। और रघु भी रामलाल को खाने के लिए बोलता है, चलो भाई, अब दोपहर हो गई है, भोजन नहीं करना है क्या? तुम चलो, इस तरफ थोड़ा ही खोदना बचा है, इसे पूरा करके आता हूँ। अरे रामलाल, तुम दुबले पतले से तो हो, और भाई, तुम चाहे काम ज्यादा करो या कम, पर तुम्हें वेतन तो उतना ही मिलेगा जितना हमको मिलता है। तो भाई मेरे, क्यों फालतू की गधा मजदूरी करनी? देखो रघु, अगर मुझे चाहे कम वेतन मिले या ज्यादा, पर अगर मेरे ज्यादा काम करने से ये भूमि जल्दी फसल उगाने योग्य बनती है तो मैं ज्यादा काम करके खुश हूँ। और कभी ना कभी हम भी इस खेत की सब्जी तो खाएंगे ही ना। और थकान तो सबको आती है, पर बोलने से क्या काम कम पड़ जाएगा क्या? ये भी ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तुम ये निपटा कर आओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। और हाँ, ज्यादा समय मत लगाना। रघु कुछ देर प्रतीक्षा करने चला जाता है और तभी सेठ वहां आ जाता है। सेठ देखता है कि सभी आनंद पूर्वक भोजन कर रहे थे और थोड़ी देर में सेठ अपने खेत को देखने चला जाता है। तभी सेठ की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी और रघु खाली बैठा था, तो रघु को सेठ अपने साथ ले आता है और सेठ बोलता है, ये आदमी कौन है जो अभी तक काम कर रहा है? सेठ जी, ये मेरा मित्र रामलाल है। रामलाल का काम थोड़ा बाकी रह गया था, इसलिए वो अभी तक काम कर रहा है। रामलाल की काम में इतनी लगन देखकर सेठ बहुत खुश होता है। सेठ के मन में उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेने का ख्याल आया और सेठ ने रामलाल के आने से पहले सभी को कल काम पर देर से आने को कहा। और सेठ ने बाकियों से बोल दिया था कि वो रामलाल को भी बता दे। सभी सोच रहे थे कि कल क्या होने वाला है। सबके मन में प्रश्न तो था, पर कोई कुछ नहीं बोलता और सभी सेठ की हाँ में हाँ करते हैं। सभी को सूचित कर और रामलाल के आने से पहले सेठ वहां से 9-2-11 हो जाता है। और सेठ के जाते ही रघु भी अपना काम निपटा कर भोजन करने आ जाता है। फिर रघु रामलाल से कहता है, बहुत देर लगा दी आने में, चलो छोड़ो, अब जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत काम बाकी है। रघु और रामलाल दोनों खाना खाते हैं और खाना खाकर वापस काम पर लग जाते हैं। रामलाल और रघु गैती पावड़ा चलाने की गति बढ़ाते हैं और दोनों साथ में ऐसे लगते थे कि मानो मित्र नहीं भाई हो। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सभी मजदूर अपने घर जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि रामलाल भी अपने घर आ जाता है और अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा होता है। और वहीं दूसरी ओर रघु भोजन करके अपनी चारपाई पर आराम फरमा रहा होता है। थोड़ी देर में रामलाल और रघु दोनों एक चबूतरे के पास मिलते हैं। समय का पता नहीं चलता और ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है।
रामलाल रघु से बोलता है। चलो मित्र, रात बहुत हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए, कल काम पर भी जाना है। और घर पहुंचकर दोनों अपने अपने परिवार के साथ सो जाते हैं। अंधेरी काली रात बीतती है और सुनहरी सुबह होती है। और इस सुबह के साथ रामलाल भी अपने काम के लिए निकल पड़ता है। रामलाल काम पर पहुंचकर देखता है कि सभी मजदूर सेठ के पास खड़े थे और रघु भी उन लोगों के पास जाकर देखता है। रघु पास जाता है तो सेठ सभी को बोलता है। जब शाम को सब काम निपटाकर घर चले गए थे, तब मैं भी थोड़ी देर यहीं ठहरा था। जब मैं यहाँ से चला गया था, तभी मेरा बटुआ यहीं कहीं गिर गया था, तो अभी सब काम छोड़कर मेरा बटुआ ढूंढो। अरे सेठ जी, इतने धनवान होकर भी चंद मुट्ठी भर पैसों के लिए हमसे बटुआ ढूंढवा रहे हो, और अभी तो काम भी बाकी पड़ा है। देखो, बटुए में पड़े पैसे मुझे याद नहीं, और मुझे बटुए के पैसे की भी नहीं पड़ी, पर वो बटुआ मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि वो बटुआ मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को दिया था, और मेरे स्वर्गीय पिताजी ने मुझे उनके आखिरी समय में, इसलिए ये बटुआ मेरे लिए बहुत कीमती है। और अभी सब लोग काम छोड़कर मेरे बटुए को ढूंढो, और जिसको मिल जाए वो बटुआ लेकर मेरे पास आ जाना। मैं पेड़ की छांव में बैठा हूं। सभी लोग बटुए को ढूंढने में लग जाते हैं और सभी के साथ रामलाल भी बटुआ ढूंढने में लग जाता है, पर किसी को बटुआ नहीं मिलता और सभी हार मानकर एक स्थान पर आराम करने चले जाते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत काम बाकी था। रामलाल भी बाकियों की तरह हार मान लेता है और अपने खुदाई वाले स्थान पर काम करने आता है। जैसे ही रामलाल पावड़ा उठाकर खोदने वाला था, तभी उसकी नज़र खड्डे में पड़े बटुए पर पड़ी और वो बिना कुछ सोचे समझे बटुआ उठाकर सेठ के पास चल दिया। रामलाल सेठ के पास जाकर बोला। सेठ जी, ये लीजिए आपका बटुआ। मैं जिस स्थान पर काम करता हूँ उसी जगह पड़ा था। मैंने खोलकर तो नहीं देखा, पर आप देख लीजिए, ये आप ही का है या किसी और का है। सेठ ने रामलाल से बटुआ लिया और बटुआ देखकर सेठ दंग रह गया, क्योंकि बटुए में से एक पैसा भी इधर का उधर नहीं हुआ, क्योंकि सेठ ने सभी से कहा भी था कि उसे बटुए में रखी राशि उसे याद नहीं। और रामलाल चाहता तो कुछ पैसे या बटुआ अपने पास रख सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और उसने आज ये बात सिद्ध भी कर दी कि वो मेहनती होने के साथ साथ ईमानदार भी है। सेठ रघु की ओर देखकर बोलता है। रामलाल, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो लालच में आकर इसमें से 1-2 नोट निकाल लेता और कोई न कोई झूठ बोलकर कुछ पैसे अपने पास रख लेता, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि तुम्हारे जैसा ईमानदार व्यक्ति मेरे यहाँ काम करता है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर मैं तुम्हें उपहार के रूप में इस बटुए के सारे रुपए भेंट में देता हूँ। सेठ बटुए की सारी राशि रघु की ओर आगे करता है और रामलाल सेठ से बोलता है। सेठ जी, आप बहुत दरिया दिली इंसान है जो इस गरीब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। सेठ से रामलाल पैसे तो ले लेता है, पर वो आधे पैसे अपने मजदूर भाइयों में बांट देता है और सेठ सभी में बराबर पैसे बांटते देख सेठ बहुत खुश हो जाता है। फिर सभी वापस काम पर लग जाते हैं। थोड़ी देर में सेठ भी वहां से चला जाता है। सभी को काम करते करते शाम हो जाती है और आज का काम भी खत्म हो जाता है और सभी घर जाने से पहले रामलाल को धन्यवाद बोलते हैं। रामलाल, तुम ईमानदार और मेहनती तो थे ही, और आज तुमने ये साबित भी कर दिया। तुमने जो इनाम के पैसे सब में बांटे थे, उनसे हमारे घर में राशन आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाएंगे। देखिए, मैंने पैसे बांटकर आप पर कोई एहसान नहीं किया है। आपस में चीज़ें बांटने से ही तो प्रेम भाव बढ़ता है, और मैं आप सबके साथ ही तो काम करता हूँ, और मैं ये पैसे बांटता नहीं तो और क्या करता भला। सभी लोग बहुत खुश थे और सभी खुशी खुशी अपने घर को जाते हैं और अपने अपने घरों में आज के दिन की चर्चा करते हैं। भाग्यवान, आज का दिन बहुत अच्छा बीता। आज गांव के हर घर में मेरे परम मित्र रामलाल के चर्चे हो रहे होंगे। अरे ऐसा क्या किया रामलाल भाई ने जो आप इतना खुश हो रहे हो? आज सेठ जी ने मेरे मित्र की ईमानदारी की परीक्षा ली। परीक्षा में तो रामलाल सफल हुआ ही, और उसे सेठ जी ने खुश होकर इनाम भी दिया। और असली बात तो अब सुनो।
इनाम में लगभग 6,000 रुपए की राशि मिली। अरे बाबा रे, 6,000 रुपए इनाम में? हाँ, और सुनो, वो पैसे रघु ने सब में बराबर बांट दिए। पैसे बांटते देख सेठ जी की आंखें फटी की फटी रह गई। और अब तुम ही बताओ, क्या और कोई है मेरे मित्र जैसा? बोलो। रामलाल भाई सा ईमानदार है, ये तो पता था, पर ऐसे नेक दिल इंसान है, ये आज पता भी चल गया। दोनों रामलाल की बहुत बातें और तारीफ करते हैं। और हम रामलाल के घर में देखते हैं कि वो भी भोजन कर रहा था और आज के दिन की सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। आज के दिन सभी लोग बहुत खुश थे। रघु खाना खाने के बाद घूमने आता है तो उसे पेड़ के पास कुछ लोग खुस फूस करते दिखाई देते हैं। और फिर तुम्हें पता है, आज जिसे देखो उसे बस रामलाल की बात कर रहे हैं। आज उसने गजब ही कर दिया। अरे कोई इनाम में मिले पैसे भला कोई देता है, पर उसने वो रुपए सब में बांट दिए। बहुत अच्छा आदमी है रामलाल। और एक तरफ वो है रामलाल का मित्र जो कामचोर और आलसी है। लोग कहते हैं कि संगत का असर पड़ता है, तो रघु पर रामलाल की संगत का असर क्यों नहीं पड़ता? गांव के सभी लोग मुझे निकम्मा समझते हैं, पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे भी लोग ईमानदार और मेहनती मानने लगें? अब लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसे ही बोलते बोलते रघु की शातिर खोपड़ी में एक खतरनाक योजना आती है और रघु बोलता है, रामलाल को बटुआ ढूंढने पे सेठ जी ने इनाम दिया था। क्या हो, कल एक और बटुआ गुम जाए और वो बटुआ वापस सही सलामत मिल जाए, और कसम से मैं एक पैसा भी उसमें से नहीं लूंगा। बस बटुआ मिलने का नाटक करूंगा, और बटुआ मिलने पे मुझे इनाम और सेठ की शाबाशी मिलेगी, और मैं भी इनाम का पूरा हिस्सा तो नहीं पर आधा हिस्सा सब में बांट दूंगा, जिससे मेरा भी फायदा होगा और मजदूरों का भी फायदा होगा। और सेठ जी का क्या है, उनके पास तो बहुत पैसा है। अगर उनमें से कुछ हमें दे देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। रघु अपनी योजना के साथ आधी रात को सेठ के घर जाता है बटुआ चुराने। ये मूर्खता उसे भारी भी पड़ सकती थी, पर इस बात की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। और ऐसा नहीं होता है क्योंकि सेठ के घर में कोई पहरेदार नहीं थे, तो वो सही सलामत घर के बाहर अपने कंबल में बटुआ छुपाकर घर ले आता है और इस ख्वाब के साथ सो जाता है कि कल के दिन बस योजना सफल हो जाए। और अगली सुबह होती है और हम देखते हैं कि रघु, रामलाल और सभी लोग काम कर रहे होते हैं, पर मजदूरों को आज दूसरी जगह काम करना था क्योंकि कल उस स्थान का काम पूरा हो चुका था। इसलिए उनको आज गोदाम में से बोरियां हटाने का काम मिला, तो आज सभी वही काम कर रहे थे। रघु सेठ का इंतजार कर रहा था कि कब सेठ करोड़ीमल अपने गोदाम में आए और कब वो अपनी चाल चले। थोड़ी देर में सेठ भी वहां आ जाता है और रघु भी चुराया हुआ बटुआ लेकर सेठ के पास जाता है। रघु को अपनी ओर आता देख सेठ बोलता है, क्या बात है रघु, काम छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? सेठ की बात सुनकर रघु भावुक होकर बोलता है ताकि जो वो बोल रहा है वो सेठ को सच लगे। सेठ जी, मैं गोदाम से बोरियां निकाल रहा था, तभी मुझे एक बटुआ मिला। आप जरा सा देख लीजिए, कहीं ये आपका तो नहीं? सेठ रघु से बटुआ लेता है और बटुआ देखकर सेठ रघु को शक की निगाहों से देखता है और रघु से पूछता है, बिल्कुल सच सच बताना रघु, ये बटुआ तुम्हें कहाँ मिला, जल्दी बताओ। सेठ जी, ये बटुआ मुझे यही मिला, और आप ही सोचिए मुझे ये बटुआ और कहाँ मिल सकता है, और मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। सेठ और रघु को देख रामलाल और अन्य सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं और रामलाल सेठ से बोलता है, अरे सेठ जी, रघु को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो सच बोल रहा होगा, वो आपसे झूठ क्यों बोलेगा? आपको शायद याद नहीं होगा, और आप यहाँ किसी दिन काम से आए होंगे और आपसे भूल चुक में गिर गया होगा, जैसे पिछली बार गिरा था। बात तो तुम्हारी सही है कि बटुआ यहाँ गिरा होगा तो मेरा ही होगा, पर यह बटुआ मेरा है ही नहीं। और पिछली बार तो मैंने जानबूझकर वो बटुआ उस गड्ढे में गिराया था क्योंकि मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी थी। रघु की घबराहट साफ साफ बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा है। सभी लोग बस रघु को ही देखे जा रहे थे। क्या ये बटुआ आपका नहीं है? अरे सेठ जी, आप ध्यान से देखिए, ये आप ही का तो है। मतलब हो सकता है। रघु, तुम झूठ बोल रहे हो
क्योंकि जो बटुआ तुमने मुझे दिया है वो है तो मेरे दादाजी का ही, पर ये बटुआ मैं अपने साथ नहीं रखता। और वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि मेरे दादाजी का बटुआ घूम गया है। अगर मैं बटुआ साथ ही नहीं रखता हूं तो तुम्हें ये बटुआ यहाँ कैसे मिल सकता है? और मैं तो यहाँ महीनों पहले आया था। तुम सच सच बता दो कि तुमने ये बटुआ कहाँ से लिया, वरना मुझे मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ेगी। रघु सबको अपनी तरफ घूरता देख और पुलिस का नाम सुनकर डर जाता है और डर के मारे सारी सच्चाई उगलने लगता है कि कैसे उसने बटुआ चोरी किया था। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये कदम मजबूरी में उठाया था और मुझे उस रात यही करना उचित लगा क्योंकि मैं बहक गया था। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। रघु की बात सुनकर सेठ को समझ में आ रहा था कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि बटुए से 1 रुपया भी कम नहीं था। और रामलाल भी रघु के इस लालच को देखकर बहुत शर्मिंदा होता है, पर वो रघु की मजबूरी समझता था और रामलाल बोलता है, सेठ जी आप पुलिस मत बुलाइए। रघु ने ये कदम मजबूरी में उठाया था, बाकी मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मेरा विश्वास कीजिए, ये ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। दया कीजिए सेठ जी मेरे मित्र पर और इसे माफ कर दीजिए। देखो रामलाल, तुम बोल रहे हो इसलिए मैं इस बात पर विश्वास कर लेता हूं, परंतु इसने मजबूरी में ही सही, पर इसने गलती तो की है तो इसका प्रायश्चित तो करना ही होगा। हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने जो गलती की है मुझे उसका बहुत पछतावा है, इसलिए मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूं। बोलिए मुझे क्या करना होगा? रामलाल की बात सुनकर सेठ रघु से बोलता है, देखो रामलाल, और तुम घनिष्ठ मित्र हो और रामलाल बहुत ईमानदार है, तो रामलाल का मित्र भी ईमानदार ही होगा। और तुमने अपनी मजबूरी की गलती भी मान ली है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। और मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था कि अगर कोई अपनी गलती स्वीकार ले तो उसे माफ कर देना ही उचित होता है। और मैं तुम्हारी मजबूरी को समझता हूं, इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ करता हूं। अगर आगे से ऐसा फिर हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। धन्यवाद सेठ जी आपका। आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। मित्र, मैं तुम्हारे एहसान तले दबा जा रहा हूं और आज मेरे इतने बड़े संकट में भी तुम साथ खड़े रहे। मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? देखो दोस्ती में एहसान नहीं करते हैं। और रही बात धन्यवाद की, तो तुम और भाभी मेरे यहाँ आज खाना खाने आ जाना, यही मेरे लिए धन्यवाद है। लालच भरा कदम हमेशा हानि ही करता है और रघु को आज इसी बात का अनुभव भी हुआ। साथ ही में रघु और रघु का परिवार रात्रि का भोजन रामलाल के परिवार के साथ ही करता है और सब पहले जैसा ठीक हो जाता है।